हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों गुरुत्व के अधीन गति। बच्चों हमने अभी पिछली दो क्लास में गति की समीकरणें पढ़ी हैं। हमने देखा तीन गति की समीकरणें हैं हमारे पास, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन बच्चों जब पिछली दो क्लास में हमने जो सारी गति पढ़ी है वे हमने अक्षतिज गति पढ़ी है। जैसे कोई कार सड़क पे चल रही है, कोई बॉल हमने ऐसे फेंक दी, कोई व्यक्ति चल रहा है, ये हमने ऐसे वाली गति पढ़ी है सब, जैसे एक सड़क पे चलते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दें या किसी छत पे खड़े होकर हम बॉल को नीचे की तरफ फेंक दें या बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? क्या तब भी गति की समीकरणें लग पाएंगी? क्या हमारी ये तीन गति की समीकरणें ऐसी वाली गति जो ऊर्ध्वाधर गति है उसके ऊपर भी लागू होती हैं क्या? तो हमने कहा कि बच्चों ऐसी गति जब ये ऊर्ध्वाधर गति होगी, सुनना, जब ये ऊर्ध्वाधर गति होगी और हमने किसी वस्तु को ऐसे फेंक दिया या यहाँ से कुछ ऐसे फेंक दिया, तो आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मास हैं, जितने भी द्रव्यमान हैं, उनके ऊपर पृथ्वी एक बल लगाती है जिसको बोलते हैं गुरुत्व बल। mg के बराबर ये होता है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो पृथ्वी हर एक द्रव्यमान को, मैं हूँ, आप हैं, कोई हम, कोई भी है जिसमें मास है, ये मार्कर है, जैसे मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरेगा। किसने खींचा इसको? इसको खींचा है पृथ्वी ने, इसको खींचा है गुरुत्व ने, और पृथ्वी ने इसके ऊपर जो बल लगाया है बच्चों उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। इसलिए ऐसी वाली गति को हम गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं। आप सब ये भी जानते हैं बच्चों कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु पे बल लगाती है तो उस वस्तु के अंदर त्वरण आ जाता है। उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसका मान आप सबने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कई बार हम उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख लेते हैं। जब बच्चों हम इसी बुक का, हमने फिजिक्स 11th का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, तब मैं वहाँ समझाऊंगा कि g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा नहीं होता, ये भी बदलता रहता है। लेकिन जब हम अपने पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा ऊंचाई पर ना जाके चीज़ों की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अपने सारे न्यूमेरिकल करने के लिए भी हम इसी वैल्यू का यूज़ करते हैं, या तो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान यूज़ करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि हमारे में तीन समीकरणें कौन कौन सी हैं। गति की में जो तीन समीकरणें हैं वे कौन कौन हैं? गति की समीकरणें हमने कहा, पहली समीकरण है बच्चों v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है बच्चों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरणें हमने पढ़ी है। इनके अलावा भी मैंने पिछली वीडियो में दो समीकरणें और बताई थी, लेकिन मेन तीन समीकरणें यही हैं। गति की तीन समीकरणें इनको ही बोलते हैं, जिसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है, s विस्थापन है बच्चों। बाकी सब चीज़ों का आपको पता ही है, जो भी मैंने बोल दिया वही है, ठीक है। ये तीन समीकरणें हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा त्वरण कैसा हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो। अगर a का मान बदल गया तो हम इन तीन इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। अब बात आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, गुरुत्व के अधीन गति। बच्चों मैंने क्या किया, इस मार्कर को ऐसे छोड़ा नीचे की तरफ। तो आप बताओ ये नीचे आया क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने इसको अपनी तरफ खींचा है। मान लीजिए अगर मैं पृथ्वी को एक गोला बना के दिखाऊं और यहाँ कोई वस्तु रखी है जिसका मास m है, तो ये पृथ्वी इस वस्तु m को अपनी सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ खींचेगी। कितने बल से? mg बल से। और इसी mg बल को बोलते हैं गुरुत्व बल,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो इस वस्तु को भी पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, और कितने बल से खींचेगी, mg से। मतलब जो मास है उसमें g से गुणा आप कर देंगे तो आप कहेंगे कि ये बल किसने लगाया है, पृथ्वी ने, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। ये गुरुत्व बल बच्चों हमेशा केंद्र की तरफ होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, लेकिन हर जगह तो हम पृथ्वी बना के नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए मैं आपको यहाँ खाली बोल दूँ, ये कुछ भी नहीं दिखाया मैंने आपको कहा कि यहाँ एक 10 किलोग्राम की एक वस्तु है ये, और मैंने इसको नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, इस पे गुरुत्व बल कहाँ लगेगा। तो बच्चों गुरुत्व बल हमेशा हम ऐसे नीचे की तरफ बना के दिखाएंगे, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे। हमेशा गुरुत्व बल, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, तो इसका गुरुत्व बल मतलब इस पे जो बल लगेगा वो कितना होगा, mg होगा, और वो हमेशा नीचे की तरफ बना के दिखाएंगे। हम हमेशा पृथ्वी के केंद्र की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। क्योंकि पृथ्वी ने इस मास के ऊपर, इस द्रव्यमान के ऊपर एक बल लगाया है और ये नीचे की तरफ चलने लगी, तो इसका मतलब इसके पास एक त्वरण भी होगा, F बराबर m में से, F बराबर m में से इसके पास क्या होगा, एक त्वरण। बेटा जब भी कोई वस्तु पे बल लगता है और वो बल वस्तु गति करने लगे तो उसके पास त्वरण आ जाता है। यहाँ ये त्वरण पृथ्वी के बल की वजह से है, गुरुत्व बल की वजह से है, इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होगा g। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, g से। बच्चों इस g की वैल्यू, इस गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पृथ्वी के अलग अलग स्थान पे जाके बदल जाती है। आप पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के तल से ऊपर चले जाओ तो इसका मान घटने लगता है। पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद के जाने लगो, इसका मान घटने लगता है। आप यहाँ से ध्रुवों की तरफ जाओगे, इसका मान घटने लगेगा। बच्चों बात ये है, कहने की बात ये है कि ये गुरुत्वीय त्वरण नियत नहीं होता, ये बदलता रहता है। लेकिन क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, कि इसका मान बहुत ज़्यादा ऊंचे जाने पे, कई 100 किलोमीटर जाने पे भी बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। आप 100 किलोमीटर चले जाओ बच्चों, इसका मान बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। पृथ्वी के तल पे इसके मान को बोला जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार न्यूमेरिकल के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप कई किलोमीटर ऊपर चले जाओ पृथ्वी की सतह से, तब भी ये बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। और बच्चों जब मैं कोई बॉल फेंकता हूँ, कोई हम मीनार बनाते हैं, क्या बहुत किलोमीटर ऊंची मीनार बनाते हैं क्या, या मैं किसी चीज़ को बहुत ऊंचे तक फेंक सकता हूँ क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो कुछ 100 मीटर तक की बात होती है, 100 मीटर 200 मीटर तक की बात होती है। इसलिए बच्चों जब हम अपनी पृथ्वी के आसपास की चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है। मतलब अब अगर मैं पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं गया हूँ तो मैं इस गुरुत्वीय त्वरण को नियत मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? नियत। क्या जी नियत होता है? आप कहेंगे नहीं। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इस जी का मान कैसे कैसे बदलता है। ऊपर जाने पे कम हो जाता है, नीचे जाने पे भी कम हो जाता है, अर्थ पृथ्वी के अंदर जाने पे, पृथ्वी के अलग अलग जगह पे भी इसका मान अलग अलग होता है। लेकिन बच्चों ये इतना ज़्यादा कम बदलता है अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचे ना जाएं, बहुत अंदर ना जाए। इस चैप्टर में तो पृथ्वी के अंदर जाने की बात ही नहीं होगी, हम तो पृथ्वी की सतह से ऊपर बात करेंगे। हमने किसी मीनार से एक बॉल को छोड़ दिया, क्या यार मैं पृथ्वी की सतह पे खड़ा होकर मीनार बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, क्या वो बॉल बहुत ऊपर जाएगी? क्या वो भाई कुछ मीटर तक ही जाएगी, 50 मीटर 100 मीटर इतना ही फेंक सकते हैं आप। और इस दौरान ये गुरुत्वीय त्वरण बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, ये लगभग नियत रहता है। और हमें पता है कि अगर त्वरण नियत रहा तो हम ये गति की 3 समीकरणें यूज कर लेंगे। इसका मतलब जब गुरुत्व के अधीन गति होगी, जब कोई वस्तु पृथ्वी के बल के अधीन गति करेगा तो हम इन 3 समीकरणों को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये 3 समीकरणें हम लगा सकते हैं, लेकिन तब जब पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक हम ना गए हों। और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई क्या है बच्चों? वो कई किलोमीटर तक की बात है। इसलिए हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम इन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। किसी बॉल के लिए फेंकने के लिए, कोई हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है वहाँ से हमने कोई चीज़ फेंक दी, तब भी इक्वेशन लग जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा कि गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है, कैसे एक बल लगता है, उस बल की वजह से त्वरण बनता है, वो त्वरण लगातार बदल जाता है अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाए, पृथ्वी के अंदर जाए। लेकिन
ये तभी मुमकिन है जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो। पृथ्वी से कुछ किलोमीटर तक इसका मान नहीं बदलता, तो हम कहेंगे हम इस जी को नियत मान सकते हैं। और इसलिए जैसे ही त्वरण नियत हुआ हम इन 3 समीकरणों को यूज कर लेंगे। अब ये 3 समीकरण क्या बनेगी बच्चों, वो भी सुने आप, एक बात ध्यान से सुनेंगे। जब बच्चों हमने इस गुरुत्व के अधीन गति पढ़ना शुरू किया तो हमने कुछ कन्वेंशन बना ली, कुछ पद्धति बना ली। हमने साइंटिस्ट ने, कि हम ऐसा करेंगे कि जब इन 3 समीकरणों को गुरुत्व के अधीन के लिए पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी के लिए इन 3 इक्वेशन को पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु ऐसे ऐसे गति करेगी, तो हम एक पद्धति बना लेंगे। पद्धति क्या, कि जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ की चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया या कोई बॉल ऊपर गई है, ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ों को हम धनात्मक लेंगे, ऊपर वाली राशियों को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या पद्धति बनाई, इसको लिख लेना। पद्धति ये बनाई बच्चों कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर की राशियां कैसे लेंगे हम, धनात्मक। कैसे लेंगे बच्चों, धनात्मक। अभी समझाऊंगा कैसे, समझना। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, किससे, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉल चल के यहाँ पहुँची और इसने यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक 20 मीटर की दूरी तय की। दूरी कहो या ऊंचाई कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्योंकि ये वेग ऊपर की तरफ है तो इस वेग को मैं प्लस लूंगा, क्योंकि ये बॉल ऊपर की तरफ गई है तो इसलिए मैं इसको प्लस लूंगा। मतलब जो भी चीजें ऊपर की ओर होंगी वे धनात्मक ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी, धनात्मक। लेकिन ये पहली बात थी। जो नीचे की ओर होंगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की राशियां, उनको लिया जाएगा बच्चों ऋणात्मक। क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। जैसे कि मैंने यहाँ खड़े होके ए बिंदु पे एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये वेग नीचे की तरफ है इसलिए मैं इसको माइनस लूंगा। और ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई 10 मीटर, क्योंकि ये दूरी नीचे की तरफ है, ये ऊंचाई नीचे की तरफ है, तो इसको लिया जाएगा -10 मीटर। ठीक है, क्या बात समझ आई। अगर ऊपर की चीज़ें होंगी तो हम धनात्मक लेंगे, नीचे की चीज़ें होंगी तो हम ऋणात्मक लेंगे। ध्यान समझ आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में इनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए। ये पद्धति है, ये बदल भी सकती हैं। कोई ऊपर वालों को माइनस ले सकता है, नीचे वालों को प्लस ले सकता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप बस एक ही पद्धति पे रुके रहें। और मैं चाहूँगा कि आप ये याद कर लें कि जो चीज़ें ऊपर की तरफ होती हैं वे प्लस लेंगे और जो नीचे की तरफ होती हैं वे माइनस लेंगे। एक बात सुनना बच्चों, कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये तीसरा पॉइंट बना लें, यहाँ लिख रहा हूँ। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा मुझे बताओ एक बात, ये जो mg बल लग रहा है, जो पृथ्वी बल लगा रही है, ऊपर की तरफ लग रही है नीचे की तरफ? आप कहेंगे नीचे की तरफ लग रहा है बल, तो mg, सब चीज़ें नीचे ही आती हैं। तो बच्चों त्वरण किस दिशा में बनेगा? आप कहेंगे बल जिस दिशा में होता है त्वरण उसी दिशा में होता है, तो बल नीचे है तो त्वरण भी नीचे होगा। मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सदैव कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। और अभी पढ़ा है जो चीज़ें नीचे की तरफ होंगी वे कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक। कैसी? ऋणात्मक। इसका मतलब जी हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। हमेशा, हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये तो कभी ऊपर हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा नीचे होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब इन 3 समीकरणों को गुरुत्व के अधीन गति के लिए यूज करेंगे तो ऊपर वाली चीजों को प्लस लेंगे, नीचे वाली चीजों को माइनस लेंगे, और जी हमेशा नीचे की तरफ होता है तो इसको तो हमेशा माइनस ही लेना है, इसके पास और प्लस होने का ऑप्शन नहीं है, अगर ये पद्धति आप यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई है? तो आगे बढ़ते हैं और इन 3 समीकरणों को अब गुरुत्व के अधीन गति के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है जी, लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो गुरुत्व के अधीन गति है 2 प्रकार से हो सकती है, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। या तो मैं बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूं। तो ये गति 2 प्रकार की हुई, गुरुत्व के अधीन गति 2 प्रकार की हुई। मैं पहली लिख रहा हूं बच्चों। पहली, ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति। हमने क्या किया, यहाँ खड़े होके ए बिंदु पर, या ये मान लीजिए पृथ्वी का तल है, कुछ भी मान लो, आपने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका और इसका प्रारंभिक वेग u है। u क्या हुआ करता था बच्चों, प्रारंभिक वेग। और किसी बिंदु b पर इसका वेग हमें निकालना है v, अंतिम वेग। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, a से b तक जो ऊंचाई है वो h हो जाएगी, और जो त्वरण होगा वो त्वरण होगा बच्चों g, और g कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, हमने नीचे खड़े हुए एक बॉल ऊपर की तरफ हमने फेंकी, बॉल का वेग कहाँ है, ऊपर की तरफ। प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूँ, अंतिम वेग मुझे नहीं पता है बच्चों, ऊपर है नीचे है। ऐसा तो हो सकता है ना, नीचे से जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो क्या पता बॉल ऐसे ही ऊपर जा रही हो, या कहीं जाकर, ये भी तो आपको पता है कि बॉल कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी और उसके बाद वो वापस नीचे आएगी। तो हमें नहीं पता कि बॉल अभी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इस बिंदु बी पे हमें पता है कि हमने यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका, ये जो ऊंचाई है ये h है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ g है। तो बच्चों बताओ पहली समीकरण क्या बनेगी। पहली समीकरण v मुझे नहीं पता है बच्चों, v मुझे निकालना है। u कहाँ है, ऊपर की तरफ, u कैसा होगा, प्लस, यहाँ आया प्लस a क्या है, त्वरण यहाँ कितना है g, और ये हमेशा नीचे की तरफ है तो ये होगा माइनस g। समय प्लस माइनस नहीं होता, समय तो हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो पहली इक्वेशन बनी बच्चों v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। फर्क यहाँ सिर्फ ये आएगा कि यहाँ त्वरण की जगह g आ जाएगा और विस्थापन की जगह जो s होता था s, वो यहाँ h आ जाएगा। और कोई इसमें फर्क नहीं है, बस ये देखना है कि ऊपर की तरफ है तो प्लस, नीचे की तरफ है तो माइनस। ये पहली समीकरण बनी जब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है, h है बच्चों, तो s की जगह h रख देंगे। बॉल ऊपर गई है तो प्लस लिखेंगे। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कैसा है, प्लस है, समय प्लस ही होता है, प्लस 1/2 a की जगह g आएगा, g कैसा, माइनस, समय क्या होता है, टी स्क्वायर हो गया यहाँ। तो ये h आ गया बच्चों यू टी माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमें दूसरा समीकरण मिला। तीसरा समीकरण बच्चों ये है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो मुझे पता ही नहीं है, प्लस है माइनस है, u प्लस ही है तो उसका स्क्वायर, प्लस 2a कितना है, माइनस g, s विस्थापन कितना है, h, तो ये आ गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये बना हमारा तीसरा समीकरण। ये है बच्चों गुरुत्व के अधीन गति और उसका पहला प्रकार कि जब वस्तु नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर, तब ये 3 समीकरण ये बनेगी। ध्यान ये रखना कि इन 3 समीकरणों में हमें बस त्वरण a की जगह g रखना है और विस्थापन s की जगह h रख देते हैं हम। क्या आपको ये 3 समीकरण अलग से याद करनी है? मैं अगर आपको कहूँ कि ये 3 समीकरण याद करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमारा काम इन्हीं से चल जाएगा। तो ये क्यों करा रहा हूँ मैं, जिससे आपके नोट्स बन जाएं। कोई आपसे पूछे अच्छा ये तो तुमने किया नहीं, तो आप दिखा सको कि हमने तो कर रखा है, तो ये हमें करना है। तो 3 समीकरण बनी, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ एट जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप देख रहे हो कि यहाँ बीच में क्या आ गया है, बस माइनस। यहाँ सारी जगह प्लस है, यहाँ सारी जगह क्या आ गया है, माइनस, और कोई बदलाव नहीं हुआ है। a की जगह g आ गया है, s की जगह h आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरे प्रकार की, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की, सॉरी ये ऊपर की तरफ क्या था ना, अब करेंगे बात नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ खड़े हैं ए बिंदु पे, बॉल को नीचे फेंक दिया, कितने वेग से, u वेग से, और बॉल पहुंची b पे जाके इसका वेग v हो गया है। हमने कहा या a से लेके b तक की जो दूरी है h है, a से लेके b तक की दूरी कितनी है, h है। अब मुझे बताओ क्या अब ये u नीचे की तरफ है तो ये माइनस आ जाएगा, h भी नीचे हो जा रहा है, मतलब बॉल नीचे जा रही तो विस्थापन नीचे है तो ये भी माइनस हो जाएगा। त्वरण कहाँ लगना है, g नीचे की तरफ, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस।
v के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमें निकालना है, ठीक है। पहली समीकरण बनी v बराबर u प्लस ए टी, आपने v को v रखा, बताओ u को कितना रखा, u को रखा कितना माइनस u, प्लस a की जगह कितना रखा, a की जगह माइनस जी, और समय तो क्या ही है समय। अच्छा चलो बच्चों कर लेते हैं v की बात यहाँ। मुझे बताओ एक बात, क्या अब नीचे आते हुए v अपनी दिशा बदल सकता है कि ऐसे हो कि बॉल नीचे आई और यहाँ के बॉल ने एकदम चल ऊपर चलना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो तभी पॉसिबल है जब नीचे से बॉल ऊपर जा रही हो, यहाँ जाके कहीं रुकी, वापस फिर आना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप बॉल नीचे ऊपर से नीचे जा रही है तो ये v हमेशा नीचे ही रहेगा, और v नीचे रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस। तो हमने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बनेगी v बराबर u प्लस जी टी। क्या बनेगी? v बराबर u प्लस जी टी। आ जाते हैं दूसरी समीकरण पे। s की जगह माइनस h, u की जगह माइनस u, समय तो प्लस ही होता है, प्लस हाफ, a की जगह माइनस जी, समय तो यही होता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, तो s बराबर h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन बना। तीसरे इक्वेशन पे पहुंचते हैं बच्चों। डालो उसमें वैल्यू v कितना है, माइनस v है, तो उसको हमने लिखा माइनस v का स्क्वायर, u की जगह माइनस u का स्क्वायर, 2a की जगह माइनस g, s की जगह माइनस h, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे हैं। माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस हो गया, ये प्लस u स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2gh। ये तीन समीकरणें फिर से बनी। ये तब है जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो। ये भी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि आप इन्हीं से सब कर लोगे, बस ये तो बताने की बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ, कई बार ना आ जाता है आपके एग्जाम में कि गति की समीकरणों को गुरुत्व के अधीन गति में लिखो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो और या ऊपर से नीचे आ रही हो, तो अपना ही कॉन्सेप्ट बना लेना। इनमें कुछ भी फर्क नहीं बच्चों, यहाँ सिर्फ ये फर्क आया है कि यहाँ a की जगह g लिख दिया, s की जगह h लिख दिया। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, और कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तीन समीकरण जो कि तू लिख देना, बस a की जगह g कर देना, s की जगह h। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब बस जहाँ यहाँ बीच में प्लस है यहाँ माइनस कर देना। ये रटने वाली मैं बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको इन तीन इक्वेशन से ही करा दूंगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ऊपर वाली राशियाँ प्लस लेनी है, नीचे वाली राशियाँ माइनस लेनी है। ये एक पद्धति है बच्चों, आप ये मत समझ लेना ये कोई नियम है। नियम वे होते हैं जो कभी नहीं बदल सकते, इन चीज़ों को बदल सकते हैं। कोई नीचे से ऊपर वाले को माइनस भी ले सकता है, ऊपर से नीचे वाले को प्लस ले सकता है, लेकिन आपको एक ही पद्धति पे अड़े रहना है, ठीक है। यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट हो जाता है पूरा। मैं इसको जल्दी से हटा रहा हूँ, करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल। पहले एक बार इन दोनों समीकरणों को दोबारा से लिख लेते हैं, वो नीचे से ऊपर वाले भी और ऊपर से नीचे वाले भी। तीन समीकरणें हैं, पहली v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें इनको लिखना है गुरुत्व के अधीन के लिए, जब नीचे से ऊपर जा रही हो और ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे क्या करना है, v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। कोई भी फर्क नहीं है, बस a की जगह g और s की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, और कुछ भी नहीं किया हमने। लेकिन जब नीचे से ऊपर होगा, नीचे से ऊपर, तब हमने क्या किया, इक्वेशन आई v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। फर्क कितना आएगा, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाए बढ़िया बात, नहीं हो जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा हो गया है। पहला सवाल आपके सामने बच्चों, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है।
वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपने एक सवाल पढ़ा और सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश की। वस्तु है, कहाँ फेंकी गई है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। मान लीजिए यहाँ है, डायग्राम जरूर बनाया करें बच्चों आप। वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। किससे? 20 मीटर पर सेकंड से। वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल करते टाइम बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है। आप सबको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये देखना है क्वेश्चन में कि यार ये वस्तु, आप सब इतनी बात तो सोच पा रहे होंगे ना कि जब मैं किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकूंगा वो किसी ना किसी जगह जाके तो रुकेगी, और जिस जगह जाके रुक जाएगी वहां उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उसका वेग 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बॉल को ऊपर फेंकूंगा लगातार ऊपर की तरफ ही जाती जा रही है। पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वस्तु की चाल लगातार घट रही है और किसी एक जगह जाके वस्तु रुक जाएगी और फिर वहां से वो वापस आना शुरू करेगी। ऐसे क्वेश्चन करते टाइम बच्चों आपको सबसे पहले यही निकालना है कि वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी और कितने समय में जाएगी। यहाँ समय 3 सेकंड है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना बच्चों कि ये 3 सेकंड में कहाँ पहुंची है। क्या पता ये 3 सेकंड से पहले ही ऊपर पहुंच गई और फिर वापस आ रही हो, या ये भी हो सकता है कि ये पहुंचने में ही 5 सेकंड ले, लेकिन अभी तो 3 सेकंड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करनी, ये निकाल लेना है कि वस्तु को सबसे ऊपर तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमने कहा मान लेते हैं ये वस्तु इस बिंदु A से चल के इस बिंदु B तक ही पहुंची और इस बिंदु B पे जाके इसका वेग कितना हो जाएगा? 0। उसको हमने अंतिम वेग बोल दिया। पहली इक्वेशन लगाई हमने बच्चों, v बराबर u प्लस at। मैंने आपको कहा था ना कि आपको और इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो g वाली है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अंतिम वेग कितना हो गया बच्चों? 0। u कितना है? 20। बताओ मुझे, वस्तु ऊपर जा रही है नीचे? आपने कहा वस्तु को तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर वाली चीजें प्लस 20। a त्वरण है, त्वरण कितना होगा यहाँ? g माइनस 9.8। ऐसा कर लेते हैं हम, 10 यूज कर लेते हैं बच्चों, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कितना लेना है, जो उसने दिया है वो ले लेना। ठीक है, तो जी ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 10। हमें समय निकालना है, तो हमने कहा 0 बराबर 20 माइनस 10t। इधर आया तो ये हो गया बच्चों 10t बराबर 20, t बराबर 2 सेकेंड। देखो हुआ ना जब। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु को A से B तक, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है, इससे ऊपर नहीं जा सकती है वस्तु। जहां जाएगी वहां रुक जाएगी बस, ये उसके बाद और ऊपर जा ही नहीं सकती। जिस बिंदु पे इसका वेग 0 हो जाएगा वहां जाके रुक जाएगी। क्या उससे ऊपर जा पाएगी? नहीं जाएगी। बस ध्यान रखना। इसका मतलब यहां से यहां तक अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो आपको पता चला कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में वस्तु को 2 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। हमें दिया गया है 3 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ होगा बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पहले 2 सेकंड तक ऊपर गई, फिर 1 सेकंड तक नीचे आई है। यही तो है, 2 सेकंड तक ऊपर गई, फिर 1 सेकंड वापस आई। हमने कहा इसका मतलब कि मुझे अगर दूरी निकालनी है, पहले क्या निकालनी है? दूरी। तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। दूरी क्या होती है? टोटल लंबाई, कुल लंबाई। लेकिन अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। चला यहाँ से 3 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया है, तो मुझे ये न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे तो मुझे मिल जाएगा विस्थापन। इसलिए मैंने पहले बच्चों ये पता किया कि वस्तु है कहाँ। जब मुझे पता होगा कि वस्तु कहाँ है तभी मैं दूरी और विस्थापन निकाल पाऊंगा। है कहाँ, उसके लिए पहले मैंने पता किया कि वस्तु कहाँ तक पहुँचती है। जहाँ तक पहुँचती है उसमें कितना समय लगा? 2 सेकंड तक। हमने कहा ये 2 सेकंड लगी है। हमने कहा चलो क्या निकालते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूँ विस्थापन निकालना। आपको पता है दूसरा समीकरण जो होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ वस्तु का 3 सेकंड में विस्थापन, 3 सेकंड में विस्थापन। आपको मैंने बताया था कि बच्चों आपको जब 3 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड का विस्थापन निकालना हो, दूरी नहीं,
तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये जो दूरी एक है s, ये हमेशा विस्थापन होता है, मतलब क्या मिलने वाला है, विस्थापन। विस्थापन निकाल लेंगे। u कितना है 20, ऊपर की जा रहा है तो प्लस 20, समय कितना है 3 सेकंड, समय हमेशा प्लस होता है 1/2। a त्वरण कितना है -10, t कितना है 3 का स्क्वायर, 20 तिया 60, प्लस माइनस माइनस 2 से गया 10 5 बार, 9 पंजे 45, तो यह आ गया बच्चों 15 मीटर। मतलब जो वस्तु है उसका विस्थापन 15 मीटर है। मतलब यहाँ से, अच्छा यहाँ से चली थी, ऊपर गई होगी, वापस यहाँ मान लीजिए यहाँ कहीं आई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बच्चों हमारी कितनी है, ये है हमारी 15 मीटर। ये तो हमें विस्थापन निकाला। अच्छा, विस्थापन निकालने के लिए मुझे डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों अब ये दूरी जो मुझे निकालनी है, पहले मुझे ये भी निकालना और वो वापस कितना आया वो भी मुझे निकालना है, तभी जाके मुझे दूरी पता चल पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सवाल को, इसकी सवाल की क्या निकालते हैं हम, दूरी। चलिए अब दूरी कैसे निकले ये आप खुद सोचेंगे। दूरी ऐसे निकाल लेंगे बच्चों कि भाई वस्तु यहाँ से चली, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँची, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में वापस आई। अगर मैं पहले ये दूरी निकाल लूँ और ये दूरी निकाल लूँ तो मुझे कुल दूरी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड में चली गई दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में चली गई दूरी। आपने कहा क्या फॉर्मूला लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आपके कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ आ गया, भाई ये इससे तो विस्थापन मिलता है, आप फिर दूरी निकाल रहे, तो आपने फिर यही लगा दिया। अभी तो आपने कहा था कि ये सिर्फ विस्थापन देता है। बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ से यहाँ तक वस्तु ने अपनी दिशा बदली है क्या? आपने कहा दिशा तो नहीं बदली, सीधा सीधा गया है यहाँ तक। जब वस्तु सीधा सीधा चलती है, क्या दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं? तो मैं चाहे यहाँ दूरी लिखूं चाहे विस्थापन, हाँ, लेकिन पूरे 3 सेकंड में उसने दिशा बदल रही है, तो हम यहाँ दूरी विस्थापन को बराबर नहीं कह सकते। तो मैंने पहले 2 सेकंड के लिए अलग किया। 2 सेकंड के लिए u कितना है, यहाँ से कितने से फेंका था, 20 से। समय कितना है 2 सेकंड, 1/2, a कितना है -10, समय कितना है 2 का स्क्वायर, 20 दूनी 40, 2 से गया 10 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो यह आ गया 20 मीटर। इसको मैं S1 बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर है वो S1 कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना आया बच्चों, 20 मीटर। लेकिन मुझे तो अब ये भी तो निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, यहाँ से यहाँ कितना समय, टोटल कितना सेकंड था, 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 2 सेकंड, तो ये अब कितना बचा, 1 सेकंड। यहाँ वेग कितना है, 0। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉर्मूला लगाया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे बताना ध्यान से, ऐसा मुझे निकालना u कितना है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अब ये प्रारंभिक है बच्चों, अब आप इसको नहीं देखेंगे। जब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो बॉल चल के नीचे की तरफ आई है, शुरू में इसका वेग 0 था, तो अब यहाँ u कितना लिखा जाएगा, 0। समय है 1/2, a का मान फिर से -10, समय 1 सेकंड है, यह आ जाएगा -1/2, 2 से गया 10, कितना आ गया 5, और 1 का स्क्वायर 1, यह आ गया -5 मीटर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ s कैसा आया है, प्लस, यहाँ s कैसा है, माइनस। ये प्लस ये बता रहा है कि वस्तु ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की चीजें ही तो प्लस होती हैं। और ये s -5 आया है, ये बता रहा है कि वस्तु नीचे की तरफ आई है, और इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस आना ऊपर की तरफ, माइनस आना नीचे की तरफ, तो हम कहेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो आपने लिखा कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी आ गई बच्चों 20। अब इसको माइनस को नहीं लिखेंगे, दूरी तो हमें हमेशा प्लस होती है, तो यह जाएगा 20 + 5, यह जाएगा 25 मीटर। इसका मतलब वस्तु ने यहाँ से 3 सेकंड के बाद जब यहाँ आई तो ये कुल दूरी 25 मीटर है, लेकिन विस्थापन जो हमने पहले निकाला था वो कितना था, 15 मीटर था। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि प्लस और माइनस, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों में मैंने बता दिया, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वस्तु नीचे आई है, ये प्लस ये बता रहा है कि वस्तु ऊपर गई है। ठीक है, हाँ, अगर आप इस 20 - 5 करके आंसर लाएंगे तो 15 आएगा, जो कि था विस्थापन। क्या था, विस्थापन। मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब ऊपर का ग्राफ होता है वो प्लस होता है, नीचे ग्राफ होता है माइनस, लेकिन जब दूरी निकालना हो तो दोनों को जोड़ते हैं, विस्थापन निकालना है तो प्लस में माइनस, वो उसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, अगर विस्थापन निकालना है तो इसमें से ये घटा देंगे,
और दूरी निकालनी है तो इसमें से ही इसमें ये जोड़ देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऊपर जाना है या नीचे आना है, ठीक है। ये पहला सवाल था बच्चों आज का। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल और करते हैं और फिर ख़त्म करेंगे आज का वीडियो। आज थोड़ा कम समय है बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊँगा। बस इतना ध्यान रखो कि जो एस वाला फॉर्मूला ना, ये हमें विस्थापन देता है, लेकिन अगर दिशा ना बदले, सीधा सीधा चलता रहे तो दूरी विस्थापन के बराबर होती है। तो हम दूरी निकाले चाहे विस्थापन, बात एक ही है। दूसरा सवाल ये कहता है बच्चों, दूसरा सवाल आपके सामने है बच्चों, जल्दी से पढ़ेंगे। सवाल कहता है, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है से एक पत्थर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, कितने समय बाद यह पत्थर पृथ्वी तल पे पहुंचेगा? बहुत आसान है, जल्दी से करते हैं। हमने ये पृथ्वी तल बनाया बच्चों, बिना डायग्राम के मत करें ऐसे क्वेश्चन। फिर हमने क्या, मीनार, एक मीनार हमने बना दी। कितनी ऊंची है मीनार? 40 मीटर, हमने बना दिया 40 मीटर। से एक पत्थर ऊपर की ओर, यहाँ से एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, कितने वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। यह कितने समय बाद पृथ्वी तल पे पहुंचेगा? इसको करने का बहुत आसान तरीका है, सुनो। अब मुझे पहले बताना कि क्या ये पत्थर ये जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ऊपर जाएगा और घूम के वापस आएगा कहाँ? पृथ्वी तल पर। फेंका कहाँ से है बच्चों हमने? यहाँ से। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। क्या है ये? प्रारंभिक स्थिति। ये घूमा गया, ऊपर गया, वापस आया और नीचे यहाँ आके गिर गया, तो ये है इसकी अंतिम स्थिति। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, 3-4 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं सबसे आसान आपको बता रहा हूँ। जहाँ से फेंका प्रारंभिक स्थिति, जहाँ पहुँचा अंतिम स्थिति, इसके बीच की सबसे कम दूरी कितनी है? 40 मीटर। मतलब इस पत्थर का विस्थापन 40 मीटर है। पत्थर का विस्थापन कितना है? पत्थर का विस्थापन कितना है? S बराबर 40 मीटर। अब मुझे बताना कि ये 40 मीटर ऊपर गया है, नीचे आया है। यहाँ से देखना, ये मत सोचना कि पहले ऊपर गया तो प्लस ना, आपको बस यहाँ से यहाँ देखना कि या पहले यहाँ था फिर यहाँ है, मतलब नीचे आया है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -40, क्योंकि नीचे आया है। नीचे वाली चीज़ें माइनस होते हैं, ऊपर वाली प्लस। पत्थर फेंका गया कितने वेग से? इसका प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग, पत्थर का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को लिखते हैं यूं, कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों पत्थर तो ऊपर की तरफ फेंका गया, शुरू में देखना है जो हम बात करें, क्या दे रहे हैं? प्रारंभिक वेग। बाद में कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो कहाँ जा रहा है? ऊपर, और ऊपर की चीजें होती हैं प्लस। त्वरण हमेशा कहाँ होगा? नीचे होगा। त्वरण मतलब कौन सा? जी कितना? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने पूछा है कितने समय बाद पहुँचेगा। समय का बनाते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। आप कहेंगे कैसे पता चले कि यही इक्वेशन? पहली इक्वेशन में तो भाई S है ही नहीं, तो नहीं लगा सकते। तीसरे में समय नहीं है, इसलिए लगा सकते। दूसरा ही समीकरण ऐसा है जिसमें S भी है और T भी है। S कितना? -40, U कितना? +10। T मुझे निकालना है 1/2, A का मान -10, T मुझे निकालना है। -40, 10T, 2 से गया 10, -5T²। एक द्विघात समीकरण बनी, इसको इधर उठा के लाए तो ये बना 5T² -10T और ये -40। पूरी इक्वेशन को भाग किया 5 से तो ये बचा T²। 5 से 10 गया 2, 5 से 40 गया 8, ये आ गया। गुणा करके 8, द्विघात का समीकरण आपको सोल्व करनी आनी चाहिए अगर आप 11th क्लास में और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। गुणा करके 8 घटा के 2, 4 दूनी 8, तो उसको लिखेंगे 4 - 2 गुणा करके 8 घटा के 2, T² -4T माइनस -+2T -8 बराबर 0। T कॉमन, T -4, 2 कॉमन, T -4, यहाँ से कॉमन कितना आया बच्चों? T -4 और यहाँ बचा T +2 बराबर 0। यहाँ से T का एक मान आ जाएगा 4 सेकंड और यहाँ से T का मान आ जाएगा
-2 सेकंड। समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये वाला समय हम नहीं लेंगे, लिख देंगे कि समय ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका मतलब 4 सेकंड के बाद पत्थर यहाँ से चलेगा और लौट के पृथ्वी पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पर पत्थर को आने में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड। उम्मीद है बच्चों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं मैं आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही करा पाया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाए, जिसमें कुछ क्वेश्चन एक क्षैतिज वाली गति वाले, जिसमें ऐसे गति हो रही हो, और कुछ ऊर्ध्वाधर गति वाले कर ले। एक वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अच्छी सी बुक देखें, वहाँ से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बुद्धि अपनी लगानी है, ठीक है। ये देखना है ऊपर की चीज़ें प्लस, नीचे की चीज़ें माइनस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सिलेबस की बात देखा जाए तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति पूरा हो जाता है। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा मैं कि नया चैप्टर शुरू किया जाए, चैप्टर नंबर 4, जिसमें समतल में गति पढ़ते हैं, जिसमें हम सदिशों की बात करेंगे, अदिश राशियाँ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, और पढ़ेंगे वृत्तीय गति क्या होती है। देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में शुरू करते हैं, या अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन किए जाएँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।